हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको जोखिम के बारे में बताया। व्यावसायिक जोखिम जोखिम क्यों होती है? क्योंकि व्यवसाय में अनिश्चितता होती है। कभी भी कोई घटना घटित हो जाए, कोई भी नुकसान भी हो सकता है ना, लाभ भी हो सकता है कई बार। तो जोखिम जो है व्यवसाय में पाई जाती है। और अभी जोखिम किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, उनके कारण मैं आज आपको बताऊँगी। उसमें सबसे पहला कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, भूचाल है, बिजली गिरना, है ना, ज़्यादा बारिश होना, अकाल पड़ना, इस सब पर क्या होता है, मनुष्य का जो है नियंत्रण नहीं है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रकृति पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कभी भी कोई घटनाएं घटित हो सकती है। तो इससे क्या होता है, व्यवसाय को कई बार बहुत भारी हानि उठानी पड़ती है, संपत्ति की भी और आय की। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मानवीय कारण। मानवीय कारण यानी मानव की लापरवाही से, यानी मानव कौन से, जो व्यवसाय में काम करते हैं, जैसे कर्मचारी है ना, तो वो क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही से क्या होता है, नुकसान हो जाता है व्यवसाय के अंदर। तो ये मानवीय कारण के अंदर क्या जाता है ना, जैसे बिजली फेल हो जाना, हड़ताल होना, या प्रबंधकों की अकुशलता के कारण कोई नुकसान हो जाना, ये सब मानवीय कारण है, जो मानव की गलती से व्यवसाय में नुकसान हो जाते हैं, उसे हम मानवीय कारण कहेंगे। तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब जिसका संबंध अर्थ से है। जैसे क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या होती है, अनिश्चितता तो होती है। जैसे मांग में अनिश्चितता। मांग में अनिश्चितता का मतलब डिमांड, अचानक ग्राहकों की डिमांड कम हो जाए, है ना, पहले वस्तु खरीदते थे अब नहीं खरीद रहे हैं। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ग्राहकों की देय राशि, ग्राहकों से जो राशि मिलती है वो कम हो जाए। टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आ जाए, है ना, या उत्पादन की विधियों में कोई परिवर्तन आ जाए। लोन पर ब्याज बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए। ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। तो ये है आर्थिक कारण जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अन्य कारण इसमें अदृश्य घटनाएं, जैसे राजनीतिक उथल पुथल है, मशीनों में खरारी है, बॉयलर का फट जाना है, जो विनिमय दर है मुद्रा की, उसमें उतार चढ़ाव होना, ये सारी ऐसे अन्य कारण हैं जिसकी वजह से व्यवसाय में जोखिम बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक हम नया स्टार्ट। ये 4 कारण तो आपको बताए थे कि जोखिम किन किन कारणों से होती है, उसके पॉइंट्स। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, व्यवसाय का आरंभ। यानी कोई भी व्यवसाय जब हम शुरू करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नया व्यवसाय जब हम प्रारंभ करते हैं ना, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है कि कौन सा व्यवसाय करें, किस वस्तु का करें, कितने क्षेत्र में करें, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, है ना, मशीनें कहाँ से लेनी होगी, है ना, और मार्केट की स्थिति क्या है उस समय वस्तु के संदर्भ में, तो कर्मचारी कैसे मिलेंगे, बिजली पानी आदि कई ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इन बातों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो व्यवसाय को प्रारंभ करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो इसके बारे में भी पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। कोई भी व्यवसाय अगर हम शुरू करते हैं ना, तो उसकी प्रकृति और प्रकार पर ध्यान है, किस प्रकृति का व्यवसाय होगा, है ना। तो जनरली क्या होता है, लोग वही व्यवसाय चुनना पसंद करते हैं जिसमें लाभ की संभावना ज़्यादा हो। लेकिन ये निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता, उद्यमी की तकनीकी ज्ञान और उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि से प्रभावित होगा। आप लाभ तो चाहते हैं कि हमें लाभ मिले, लेकिन लाभ कब मिलेगा, कि आपकी वस्तु जो है ग्राहक खरीदेंगे, ग्राहकों को आवश्यकता है उस वस्तु की, है ना, और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी है ना, अच्छा प्रोडक्शन आप करेंगे, अच्छी क्वालिटी की वस्तु देंगे। तो ये सब जानकारी आपको पहले प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप जो है इसका स्वरूप का निर्धारण करेंगे कि व्यवसाय की प्रकृति क्या होगी और प्रकार किस प्रकार का होगा। दूसरा पॉइंट है फर्म का आकार। फर्म जो आप खोलने जा रहे हैं, जो व्यवसाय खोलने जा रहे हैं, फर्म का आकार कितना होगा, बड़े आकार की होगी फर्म या छोटे आकार की होगी। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि अगर उद्यमी को लग जाए, उद्यमी का मतलब यहाँ उद्योगपति जो उद्योग लगाता है उसको, इससे मतलब ही है, तो उसको विश्वास हो जाए कि उसकी जो वस्तु वो बनाने जा रहा है उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, है ना, और वो व्यवसाय खोलने के लिए वो पैसे का प्रबंध भी कर पाएगा, तो बड़े स्तर पर व्यवसाय खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। क्योंकि बड़े स्तर पर खोलना
आसान नहीं है, उसके लिए उसको कई चीज़ें जो है सोचनी पड़ेगी कि उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी व्यवस्था वो कर सकता है तो बड़े स्तर पर खोलेगा। अगर इन सब व्यवस्थाओं को करने में वो सक्षम नहीं है तो उसे व्यवसाय का क्षेत्र जो है छोटा रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतना ही पूंजी की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, अन्य संसाधन भी ज़्यादा रहेंगे, है ना, एम्प्लॉय भी ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी बातें उसको सोच समझ कर जो है तय करनी होगी कि व्यवसाय का क्षेत्र क्या होगा। तीसरा पॉइंट है स्वामित्व के स्वरूप का चयन। स्वामित्व का मतलब कि व्यवसाय का स्वामी कौन होगा। स्वामित्व के स्वरूप के कई प्रकार, जैसे एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार आपने सुना होगा, एकल व्यापार जिसमें वो अकेला ही व्यापार करता है। पार्टनरशिप, साझेदारी जिसे आप कहते हैं, है ना, साझेदारी में दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं। और एक है संयुक्त पूंजी कंपनी। कंपनी का प्रारूप आपने सुना होगा, कंपनी ये कंपनी। तो कंपनी प्रारूप भी कोई भी तीनों में से कोई भी हो सकता है, एकाकी भी हो सकता है, साझेदारी भी हो सकता है, कंपनी भी। तीनों में से कोई भी स्वरूप को वो खोल सकता है, लेकिन उस स्वरूप का चुनाव करने से पहले उसे कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे पूंजी की आवश्यकता, स्वामी के दायित्व क्या होंगे, लाभ का विभाजन कैसे होगा, और वैदिक जो औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज़ वो कैसे पूरी करेगा, व्यवसाय की निरंतरता के बारे में, हित हस्तांतरण के बारे में। यानी कहने का मतलब है जो भी स्वरूप आप चयन करें उसके संबंध में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी कि जो व्यवसाय आप खोलने जा रहे हैं उसमें पूंजी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। पूंजी अगर आपको लगता है कि मैं अकेला इस पूंजी का प्रबंध नहीं कर सकता तो आप पार्टनरशिप पर भी खोल सकते हैं, या आपको बड़े स्तर पर व्यवसाय करना है तो आप कंपनी का प्रारूप भी चयन कर सकते हैं, है ना। और सब ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, दायित्व क्या होगा, सीमित दायित्व होगा, असीमित दायित्व होगा, जो भी वो व्यवस्था है वो उसके बारे में उसको विचार करना पड़ेगा और सोच समझकर स्वरूप का, जो स्वामित्व का स्वरूप है उसको तय करना पड़ेगा। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर उसने मान लीजिए पार्टनरशिप में खोल दिया, आपस में मतभेद हो गए, बाद में दिक्कत आ जाती है ना। तो सोच समझ के कि उसको कितनी पूंजी की जरूरत होगी, दायित्व कितना होगा, है ना, लाभ का विभाजन के लाभ कितना होगा, उसका विभाजन कर सकेगा नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को उसको ध्यान में रखते हुए स्वामित्व के स्वरूप का चयन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यम का स्थान। उद्यम मतलब उद्योग, किस स्थान पर उस उद्योग को खोलना है, जगह, है ना। तो ये भी बात भी बहुत सोच समझ के उसको निर्णय करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है स्थान का चयन में हम कोई गलती कर जाते हैं ना, ऐसी जगह ले लेते हैं वहाँ हमें बहुत सारी परेशानियाँ आती है। परेशानी का मतलब वहाँ पर हमको सुविधाएं नहीं मिल रही है, बिजली है, पानी है, परिवहन की सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं अगर वहाँ हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है ना, कच्चा माल लाने में दिक्कत आ रही है ना, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो वो स्थान के स्वरूप को जो है चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हमें सभी प्रकार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए। सुविधाओं में मैंने आपको बताया था, कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, श्रम यानी लेबर वगैरह कर्मचारी उपलब्ध हो जाए, बिजली है, बैंकिंग है, परिवहन है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं, भंडारण है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऐसे स्थान का हमें चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था से तात्पर्य होता है प्रस्तावित व्यवसाय को प्रारंभ करने और उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना। यानी कि जो हम व्यवसाय खोलने जा रहे हैं उसमें हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उसके बारे में विचार करना। क्योंकि पूंजी की जो आवश्यकता होती है ना वो किन किन कामों के लिए होती है, जैसे स्थायी संपत्तियाँ हमें खरीदनी है, भूमि भवन मशीन वगैरह खरीदनी है, और चालू संपत्तियाँ जैसे कच्चा माल है, देनदार है, जैसे तैयार माल का स्टॉक है, कई प्रकार के होते हैं। और दैनिक जो व्यय होते हैं ना, रोज़मर्रा के जो भुगतान करने पड़ते हैं उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो इन सब के लिए हमें जो है सोचना पड़ेगा कि कितने पैसे की हमें आवश्यकता होगी। पहले तो ये सोचना कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, पूंजी हमें कहाँ से प्राप्त होगी, और पूंजी अगर प्राप्त हो गई तो उसका उपयोग हमें कैसे करना है, सर्वोत्तम उपयोग, इसके बारे में भी उसको विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि पूंजी जो है व्यवसाय का एक तरह से जीवन रक्त के समान होता है, बिना पूंजी के व्यवसाय करना संभव नहीं होता है। तो पूंजी का जो कितनी मात्रा में चाहिए उसका चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या हमारा जो है अनुमान अगर गलत निकल जाए, मान लीजिए हमें पूंजी की ज़रूरत जितनी है हमने उससे ज़्यादा पूंजी ले ली, ब्याज पर ले ली, उधार ले ली,
तो बाद में क्या होगा, हमको उसका ब्याज देना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब हम पूंजी वेस्ट भी हो जाएगी, पड़ी रहेगी बेकार, हमारे काम नहीं आ रही है। अगर हमने पूंजी कम ले ली तो हमारा काम नहीं चल पाएगा, है ना। तो दोनों ही नुकसानदायक है, अति पूंजी अल्प पूंजी, है ना। तो पूंजी का जो अनुमान है वो सोच समझ के लगाना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान न हो। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमें भौतिक सुविधाएं भी चाहिए, जैसे मशीन है ना, फर्नीचर है, और जो भी आपको व्यवसाय में चाहिए ना, भवन वगैरह है, सारी सुविधाएं हमको चाहिए। तो ये भी व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, हमारे पास जितना वित्त उपलब्ध है, पैसा उपलब्ध है, उसी के अकॉर्डिंग हम भौतिक सुविधाएं को इकट्ठी कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, क्योंकि भौतिक सुविधाएं भी व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो भौतिक सुविधाओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं यानी आवश्यकताएं हमारी हैं और कैसे हमें प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है संयंत्र अभिन्यास। जब भौतिक सुविधाएं निश्चित हो जाए तो क्या होगा, उद्यमी क्या करता है, जैसे मान लीजिए मशीन है, जो भी हमें भौतिक सुविधा, फर्नीचर वगैरह जो भी हम बनवाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो ये सारी सुविधाएं तो हमें मान लो मिल जाएगी। तो उसको कैसे मतलब उसको फिट करना, उसका नक्शा बनाना, है ना, कि उद्यम के अंदर यानी उद्योग के अंदर जो हम ऐसा नक्शा बनाना चाहिए कि सारी सुविधाएं हमें सही जगह पर जो है व्यवस्थित हो जाए। यानी कि देखो यहाँ पे अभिन्यास वर्ड आया। अभिन्यास का मतलब क्या होता है, प्रत्येक उस वस्तु को व्यवस्था करने से, है ना। अभिन्यास का मतलब नक्शा, जिससे आशय क्या होता है, प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था करना, यानी कि जो वस्तुएं हमने प्राप्त की है ना, जो हमारी आवश्यकता है, उनको हमें कैसे जो है व्यवसाय के अंदर या उद्योग के अंदर हमें उसको सेट करना है या उसको स्थापित करना है ना। तो ये संयंत्र अभिन्यास में, क्योंकि हर वस्तु अपने सही स्थान पे होना आवश्यक है। अगर सही स्थान पर उसको फिट किया जाएगा तो ही उसका सदुपयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल। इसका मतलब होता है कर्मचारी, श्रमिक, क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए क्या होता है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारी, कुशल अकुशल श्रमिक जो भी है, हमें इनकी आवश्यकता को पहचानना भी चाहिए कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होनी पड़ेगी ऑफिस में काम करने के लिए, या हमारा प्रोडक्शन का वर्क है तो हमें कितने लेबर चाहिए, लेबर में कितने कुशल या कितने अकुशल चाहिए। इन सब का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें कर्मचारी कैसे उपलब्ध होंगे, है ना। क्योंकि कर्मचारी काम तो वही करते हैं वास्तव में, है ना। उद्योगपति तो पैसा लगा देता है, काम करने के लिए तो कर्मचारी चाहिए, श्रमिक चाहिए। तो ये कैसे उपलब्ध होंगे हमें, तो इसके बारे में भी अनुमान लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट है कर संबंधी योजना। आजकल कर संबंध का मतलब टैक्स से, है ना, टैक्स संबंधी योजनाएं बनानी चाहिए। टैक्स का मतलब है जो आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या कानून है, सरकार के क्या नियम है, कितना टैक्स लगेगा, इसके बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि टैक्स भी आपको क्या सरकार को देना पड़ेगा, तो ये आप टैक्स का जो बर्डन है वो आप उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि कानूनों के बारे में जानकारी, यानी कर के जो टैक्स के जो कानून है उसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिना सोचे समझे आपने वस्तु बना लिया, आपको पता ही नहीं कि इस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, क्या है ना। तो सारा ये सोचना ज़रूरी है। तो टैक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो सरकार के नियम बने हुए उसके बारे में भी पहले से ही सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यम प्रवर्तन। ये सारे जो हमने ऊपर जो घटक पढ़े ना, आप ये सारे जितने भी जिनके बारे में हमें विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, सब पर हमने विचार कर लिया कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद में हम एक उद्योग को लगाने के लिए प्रवर्तन का मतलब उसको प्रारंभ करने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको करना चाहिए। फॉर्मेलिटीज़ का मतलब है जो भी कानूनी औपचारिकताएँ हैं, आपकी लाइसेंस लेना, है ना, व्यवसाय को प्रारंभ करना, है ना। तो ये सारा आप उसके बाद में करेंगे। मतलब ये ऊपर वाले सारे जितने भी तत्व बताए गए उनके बाद में हम व्यवसाय को प्रारंभ करने की जो प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज़ है, जो कानूनी मतलब औपचारिकताएँ हैं, उसको पूरा करना, लाइसेंस वगैरह प्राप्त करना, फिर प्रोडक्शन वगैरह शुरू करना, ये सारे काम उसके बाद शुरू किए जाएंगे। ओके, ये लेसन आपका समाप्त हो गया। फर्स्ट लेसन आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।